राष्ट्रीय प्रश्न। इस विषय से मैं दो मुख्य प्रश्न लेता हूँ। एक, प्रश्न की प्रस्तुति। बी, उत्पीड़ित लोगों का मुक्ति आंदोलन और सर्वहारा क्रांति। एक, प्रश्न की प्रस्तुति। पिछले 2 दशकों के दौरान राष्ट्रीय प्रश्न में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। दूसरे इंटरनेशनल के दौर में राष्ट्रीय प्रश्न और लेनिनवाद के दौर में राष्ट्रीय प्रश्न एक ही चीज़ होने से बहुत दूर हैं। वे न केवल अपने दायरे में बल्कि अपने आंतरिक चरित्र में भी एक दूसरे से गहराई से भिन्न हैं। पहले, राष्ट्रीय प्रश्न आमतौर पर प्रश्नों के एक संकीर्ण दायरे तक ही सीमित था, मुख्य रूप से सभ्य राष्ट्रीयताओं से संबंधित। आयरिश, हंगेरियन, पोल्स, फिन्स, सर्ब और कई अन्य यूरोपीय राष्ट्रीयताएं यह असमान लोगों का समूह था जिनकी नियति में दूसरे इंटरनेशनल के नेताओं की रुचि थी। करोड़ों एशियाई और अफ्रीकी लोग, जो राष्ट्रीय उत्पीड़न को उसके सबसे क्रूर और क्रूर रूप में झेल रहे हैं, आमतौर पर उनकी दृष्टि के क्षेत्र से बाहर रहते हैं। वे गोरे और काले, सभ्य और असभ्य को एक ही स्तर पर रखने में झिझकते थे। 2 या 3 निरर्थक, गुनगुने संकल्प, जिन्होंने सावधानीपूर्वक उपनिवेशों को मुक्त करने के सवाल को टाल दिया, दूसरे इंटरनेशनल के सभी नेता इस पर गर्व कर सकते थे। अब हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रश्न से निपटने में इस दोहरेपन और आधे अधूरे मन का अंत हो गया है। लेनिनवाद ने इस भयावह विसंगति को उजागर कर दिया। गोरों और काले लोगों के बीच, यूरोपीय और एशियाई लोगों के बीच, साम्राज्यवाद के सभ्य और असभ्य गुलामों के बीच की दीवार को तोड़ दिया और इस तरह राष्ट्रीय प्रश्न को उपनिवेशों के प्रश्न से जोड़ दिया। इस प्रकार राष्ट्रीय प्रश्न एक विशेष और आंतरिक राज्य समस्या से एक सामान्य और अंतर्राष्ट्रीय समस्या में बदल गया, आश्रित देशों और उपनिवेशों में उत्पीड़ित लोगों को साम्राज्यवाद के बंधन से मुक्त कराने की एक विश्व समस्या में बदल गया। पहले, राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत की आमतौर पर गलत व्याख्या की जाती थी और अक्सर इसे राष्ट्रों की स्वायत्ता के अधिकार के विचार तक सीमित कर दिया जाता था। दूसरे इंटरनेशनल के कुछ नेता यहाँ तक चले गए कि आत्मनिर्णय के अधिकार को सांस्कृतिक स्वायत्ता के अधिकार में बदल दिया जाए, यानी उत्पीड़ित राष्ट्रों को अपनी सांस्कृतिक संस्थाएं रखने का अधिकार सारी राजनीतिक शक्ति शासकों के हाथों में छोड़ दी जाए। राष्ट्र परिणामस्वरूप आत्मनिर्णय का विचार कब्जा से लड़ने के साधन से उन्हें उचित ठहराने के साधन में परिवर्तित होने के खतरे में खड़ा था। अब हम कह सकते हैं कि यह भ्रम दूर हो गया है। लेनिनवाद ने आत्मनिर्णयवाद की अवधारणा को व्यापक बनाया। इसकी व्याख्या आश्रित देशों और उपनिवेशों के उत्पीड़ित लोगों के पूर्ण अलगाव के अधिकार के रूप में, राष्ट्रों के राज्यों के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व के अधिकार के रूप में की। इसने आत्मनिर्णयवाद के अधिकार को स्वायत्ता के अधिकार के रूप में व्याख्या करके विलय को उचित ठहराने की संभावना को समाप्त कर दिया। इस प्रकार आत्मनिर्णयवाद का सिद्धांत जनता को धोखा देने के एक उपकरण से, जो निस्संदेह साम्राज्यवादी युद्ध के दौरान सामाजिक अंधराष्ट्रवादियों के हाथों में था, सभी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं और अंधराष्ट्रवादी षड्यंत्रों को उजागर करने के एक उपकरण में बदल दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना में जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए साधन। पहले, उत्पीड़ित राष्ट्रों के प्रश्न को आमतौर पर विशुद्ध रूप से एक न्यायिक प्रश्न माना जाता था। अधिकारों की राष्ट्रीय समानता के बारे में गंभीर उद्घोषणाएं, राष्ट्रों की समानता के बारे में अनगिनत घोषणाएं, ये दूसरे इंटरनेशनल की पार्टियों का स्टॉक इन ट्रेड था, जिसने इस तथ्य को छुपाया कि साम्राज्यवाद के तहत राष्ट्रों की समानता, जहां राष्ट्रों का एक समूह अल्पसंख्यक राष्ट्रों के दूसरे समूह का शोषण करके जीवन यापन करता है, यह उत्पीड़ित राष्ट्रों का सरासर उपहास है। अब हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रश्न पर यह बुर्जुआ न्यायिक दृष्टिकोण उजागर हो गया है। लेनिनवाद ने राष्ट्रीय प्रश्न को ऊंची ऊंची घोषणाओं की ऊंची ऊंचाइयों से नीचे लाकर ठोस जमीन पर ला दिया और घोषणा की कि राष्ट्रों की समानता के बारे में घोषणाएं, जो उत्पीड़ित राष्ट्रों के मुक्ति संघर्ष के लिए सर्वहारा दलों के प्रत्यक्ष समर्थन से समर्थित नहीं हैं, निरर्थक हैं और झूठ। इस प्रकार उत्पीड़ित राष्ट्रों का प्रश्न उत्पीड़ित राष्ट्रों का समर्थन करने, राष्ट्रों की वास्तविक समानता के लिए साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनके संघर्ष में उन्हें वास्तविक और निरंतर सहायता प्रदान करने, राज्यों के रूप में उनके स्वतंत्र अस्तित्व के लिए बन जाता है। पूर्व में राष्ट्रीय प्रश्न को सुधारवादी दृष्टिकोण से एक स्वतंत्र प्रश्न के रूप में माना जाता था, जिसका पूंजी की शक्ति, साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने, सर्वहारा क्रांति के सामान्य प्रश्न से कोई संबंध नहीं था। ये चुपचाप मान लिया गया था कि यूरोप में सर्वहारा वर्ग की जीत उपनिवेशों में मुक्ति आंदोलन के साथ सीधे गठबंधन के बिना संभव थी, कि राष्ट्रीय औपनिवेशिक प्रश्न को राजमार्ग से हटकर अपनी मर्जी से शांत तरीके से हल किया जा सकता था। साम्राज्यवाद के खिलाफ क्रांतिकारी संघर्ष के बिना सर्वहारा क्रांति की। अब हम कह सकते हैं कि क्रांति विरोधी दृष्टिकोण उजागर हो गया है। लेनिनवाद ने साबित कर दिया है और साम्राज्यवादी युद्ध और रूस में क्रांति ने पुष्टि की है
कि राष्ट्रीय प्रश्न केवल सर्वहारा क्रांति के संबंध में और उसके आधार पर हल किया जा सकता है, और पश्चिम में क्रांति की जीत का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। साम्राज्यवाद के विरुद्ध उपनिवेशों और आश्रित देशों के मुक्ति आंदोलन के साथ क्रांतिकारी गठबंधन। राष्ट्रीय प्रश्न सर्वहारा क्रांति के सामान्य प्रश्न का एक हिस्सा है, सर्वहारा वर्ग के तानाशाह के सवाल का एक हिस्सा है। प्रश्न इस प्रकार है, क्या उत्पीड़ित देशों के क्रांतिकारी मुक्ति आंदोलन में निहित क्रांतिकारी संभावनाएं पहले ही समाप्त हो चुकी हैं या नहीं, और यदि नहीं, तो क्या सर्वहारा क्रांति के लिए इन संभावनाओं का उपयोग करने, आश्रित और औपनिवेशिक देशों को साम्राज्यवादी पूंजीपति वर्ग के रिजर्व से क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग के रिजर्व में बाद के सहयोगी में बदलने के लिए कोई आशा, कोई आधार है? लेनिनवाद इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में देता है, अर्थात यह उत्पीड़ित देशों के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में क्रांतिकारी क्षमताओं के अस्तित्व को पहचानता है और साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने के लिए, आम दुश्मन को उखाड़ फेंकने के लिए इनका उपयोग करने की संभावना को पहचानता है। साम्राज्यवाद के विकास की यांत्रिकी, साम्राज्यवादी युद्ध और रूस में क्रांति इस संबंध में लेनिनवाद के निष्कर्षों की पूरी तरह पुष्टि करती है। इसलिए प्रमुख राष्ट्रों के सर्वहारा वर्ग को उत्पीड़ित और आश्रित लोगों के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का दृढ़तापूर्वक और सक्रिय रूप से समर्थन करने की आवश्यकता है। निस्संदेह, इसका मतलब यह नहीं है कि सर्वहारा वर्ग को हर राष्ट्रीय आंदोलन का हर जगह और हमेशा हर व्यक्तिगत ठोस मामले में समर्थन करना चाहिए। इसका मतलब है कि समर्थन ऐसे राष्ट्रीय आंदोलनों को दिया जाना चाहिए जो साम्राज्यवाद को कमजोर करने, उखाड़ फेंकने के लिए हो, न कि उसे मजबूत करने और संरक्षित करने के लिए। ऐसे मामले सामने आते हैं जब कुछ उत्पीड़ित देशों में राष्ट्रीय आंदोलन सर्वहारा आंदोलन के विकास के हितों के साथ टकराव में आ गए। ऐसे मामलों में समर्थन का, जाहिर है, सवाल ही नहीं उठता। राष्ट्रों के अधिकारों का प्रश्न कोई पृथक, आत्मनिर्भर प्रश्न नहीं है। ये सर्वहारा क्रांति की सामान्य समस्या का एक हिस्सा है, समग्र के अधीन है और इसे समग्र के दृष्टिकोण से माना जाना चाहिए। पिछली शताब्दी के 40वें दशक में मार्क्स ने पोल्स और हंगेरियाई लोगों के राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया था और चेक और दक्षिण स्लावों के राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया था। क्यों? क्योंकि चेक और दक्षिण स्लाव तब प्रतिक्रियावादी लोग, यूरोप में रूसी चौकी, निरपेक्षता की चौकी थे, जबकि पोल्स और हंगेरियन क्रांतिकारी लोग थे जो निरपेक्षता के खिलाफ लड़ रहे थे। क्योंकि चेक और दक्षिण स्लावों के राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन उस समय यूरोप में क्रांतिकारी आंदोलन के सबसे खतरनाक दुश्मन जारवाद के अप्रत्यक्ष समर्थन के बराबर था। लेनिन लिखते हैं, लोकतंत्र की विभिन्न मांगें आत्मनिर्णय सहित पूर्ण नहीं हैं, बल्कि सामान्य लोकतांत्रिक सामान्य समाजवादी विश्व आंदोलन का एक छोटा सा हिस्सा हैं। व्यक्तिगत ठोस मामलों में ये हिस्सा पूरे का खंडन कर सकता है। यदि ऐसा है तो इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। विशिष्ट राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रश्न के संबंध में, इन आंदोलनों के संभावित प्रतिक्रियावादी चरित्र के संबंध में यही स्थिति है। यदि, निस्संदेह, उनका मूल्यांकन औपचारिक दृष्टिकोण से नहीं, अमूर्त अधिकारों के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि किया जाता है ठोस रूप से क्रांतिकारी आंदोलन के हितों के दृष्टिकोण से। सामान्य तौर पर राष्ट्रीय आंदोलनों के क्रांतिकारी चरित्र के बारे में भी यही कहा जाना चाहिए। अधिकांश राष्ट्रीय आंदोलनों का निर्विवाद रूप से क्रांतिकारी चरित्र उतना ही सापेक्ष और विशिष्ट है जितना कि कुछ विशेष राष्ट्रीय आंदोलनों का संभावित क्रांतिकारी चरित्र है। साम्राज्यवादी उत्पीड़न की परिस्थितियों में राष्ट्रीय आंदोलन का क्रांतिकारी चरित्र आवश्यक रूप से आंदोलन में सर्वहारा तत्वों के अस्तित्व, आंदोलन के क्रांतिकारी या गणतंत्रीय कार्यक्रम के अस्तित्व, आंदोलन के लोकतांत्रिक आधार के अस्तित्व को नहीं मानता है। अफगानिस्तान का अमीर अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए जो संघर्ष कर रहा है, वह अमीर और उसके सहयोगियों के राजशाहीवादी विचारों के बावजूद वस्तुनिष्ठ रूप से एक क्रांतिकारी संघर्ष है, क्योंकि यह साम्राज्यवाद को कमजोर, विघटित और कमजोर करता है, जबकि साम्राज्यवादी युद्ध के दौरान ऐसे हताश लोकतंत्रवादियों और समाजवादियों, क्रांतिकारियों और रिपब्लिकन जैसे, उदाहरण के लिए केरेंस्की और तेरेटेली, रेनॉडेल और स्कीडेमैन, चेनोव और डैन हेंडरसन और क्लाइंस द्वारा छेड़ा गया संघर्ष एक प्रतिक्रियावादी संघर्ष था, क्योंकि इसके परिणाम साम्राज्यवाद का अलंकरण, सुदृढ़ीकरण, विजय थे। उन्हीं कारणों से मिस्र के व्यापारी और बुर्जुआ बुद्धिजीवी मिस्र की स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, वह वस्तुगत रूप से एक क्रांतिकारी संघर्ष है। मिस्र के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के बुर्जुआ मूल और बुर्जुआ उपाधि के बावजूद, इस तथ्य के बावजूद कि वे इसके विरोधी हैं। समाजवाद, जबकि ब्रिटिश लेबर सरकार मिस्र की आश्रित स्थिति को बनाए रखने के लिए जो संघर्ष कर रही है, वह इसी कारण से एक प्रतिक्रियावादी संघर्ष है। सरकार के सदस्यों के सर्वहारा मूल और सर्वहारा शीर्षक के बावजूद, इस तथ्य के बावजूद कि वे के लिए हैं। समाजवाद
भारत और चीन जैसे अन्य बड़े औपनिवेशिक और आश्रित देशों में राष्ट्रीय आंदोलन का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका मुक्ति की राह पर हर कदम, भले ही वह औपचारिक लोकतंत्र की मांगों के विपरीत हो, एक भाप है। साम्राज्यवाद पर हथौड़ा चलाना यानी निस्संदेह एक क्रांतिकारी कदम है। लेनिन सही कह रहे थे कि उत्पीड़ित देशों के राष्ट्रीय आंदोलन का मूल्यांकन औपचारिक लोकतंत्र के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि वास्तविक परिणामों के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जैसा कि साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष की सामान्य बैलेंस शीट से पता चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अलगाव में नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर दो उत्पीड़ित लोगों का मुक्ति आंदोलन और सर्वहारा क्रांति। राष्ट्रीय प्रश्न को हल करने में लेनिनवाद निम्नलिखित सिद्धांतों से आगे बढ़ता है। दुनिया दो खेमों में बंटी हुई है, मुट्ठी भर सभ्य देशों का खेमा, जिनके पास वित्तीय पूंजी है और वे दुनिया की अधिकांश आबादी का शोषण करते हैं, और उपनिवेशों और आश्रित देशों में उत्पीड़ित और शोषित लोगों का शिविर, जो बहुसंख्यक हैं। वित्तीय पूंजी द्वारा उत्पीड़ित और शोषित उपनिवेश और आश्रित देश साम्राज्यवाद के लिए एक विशाल भंडार और ताकत का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। साम्राज्यवाद के खिलाफ आश्रित और औपनिवेशिक देशों में उत्पीड़ित लोगों का क्रांतिकारी संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है जो उन्हें उत्पीड़न और शोषण से मुक्ति दिलाता है। सबसे महत्वपूर्ण औपनिवेशिक और आश्रित देशों ने पहले ही राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का रास्ता अपना लिया है, जो विश्व पूंजीवाद के संकट को जन्म दे सकता है। एक विकसित देशों में सर्वहारा आंदोलन और उपनिवेशों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के हित क्रांतिकारी आंदोलन के इन दो रूपों को साम्राज्यवाद के खिलाफ, आम दुश्मन के खिलाफ एक आम मोर्चे में एकजुट करने का आह्वान करते हैं। विकसित देशों में मजदूर वर्ग की जीत और साम्राज्यवाद के जुए से उत्पीड़ित लोगों की मुक्ति एक आम क्रांतिकारी मोर्चे के गठन और सुदृढ़ीकरण के बिना असंभव है। एक आम क्रांतिकारी मोर्चे का गठन तब तक असंभव है जब तक कि उत्पीड़क राष्ट्रों का सर्वहारा अपने देश के साम्राज्यवाद के खिलाफ उत्पीड़ित लोगों के मुक्ति आंदोलन को प्रत्यक्ष और दृढ़ समर्थन प्रदान नहीं करता है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र नहीं हो सकता है, अन्य राष्ट्रों पर अत्याचार करता है। इस समर्थन का तात्पर्य राष्ट्रों के अलगाव के अधिकार, राज्यों के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व के नारे की रक्षा और कार्यान्वयन को बनाए रखना है। जब तक ये नारा लागू नहीं होता, एकल विश्व आर्थिक प्रणाली के भीतर राष्ट्रों का संघ और सहयोग, जो विश्व समाजवाद की जीत का भौतिक आधार है, नहीं लाया जा सकता। ये संघ केवल स्वैच्छिक हो सकता है, जो लोगों के बीच आपसी विश्वास और भाईचारे के संबंधों के आधार पर उत्पन्न होता है। इसलिए राष्ट्रीय प्रश्न में दो पक्ष, दो प्रवृत्तियां हैं, साम्राज्यवाद के बंधनों से राजनीतिक मुक्ति की ओर प्रवृत्ति और एक स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य के गठन की ओर एक प्रवृत्ति जो साम्राज्यवादी उत्पीड़न और औपनिवेशिक शोषण के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई, और राष्ट्रों के बीच घनिष्ठ आर्थिक संबंधों की प्रवृत्ति जो विश्व बाजार और विश्व आर्थिक प्रणाली के गठन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई। लेनिन कहते हैं, विकासशील पूंजीवाद राष्ट्रीय प्रश्न में दो ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को जानता है। पहला, राष्ट्रीय जीवन और राष्ट्रीय आंदोलनों का जागरण, सभी राष्ट्रीय उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण। दूसरा, सभी प्रकार के संभोग का विकास और तेजी, राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय बाधाओं का टूटना, पूंजी की अंतर्राष्ट्रीय एकता का निर्माण, सामान्य रूप से आर्थिक जीवन की, राजनीति, विज्ञान आदि की। दोनों प्रवृत्तियां पूंजीवाद का एक विश्वव्यापी नियम हैं। पहली इसके विकास की शुरुआत में प्रबल होती है, दूसरी परिपक्व पूंजीवाद की विशेषता है जो समाजवादी समाज में अपने परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। साम्राज्यवाद के लिए ये दो प्रवृत्तियां अपूरणीय विरोधाभासों का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि साम्राज्यवाद उपनिवेशों का शोषण किए बिना और उन्हें अभिन्न संपूर्ण के ढांचे के भीतर जबरन बनाए रखे बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता, क्योंकि साम्राज्यवाद केवल विलय और औपनिवेशिक विजय के माध्यम से राष्ट्रों को एक साथ ला सकता है, जिसके बिना साम्राज्यवाद आमतौर पर अकल्पनीय है। इसके विपरीत कम्युनिज्म के लिए ये प्रवृत्तियां एक ही कारण के दो पहलू हैं, साम्राज्यवाद के जुए से उत्पीड़ित लोगों की मुक्ति का कारण, क्योंकि कम्युनिज्म जानता है कि एकल विश्व आर्थिक व्यवस्था में लोगों का संघ आपसी विश्वास और स्वैच्छिक समझौते के आधार पर ही संभव है, और लोगों के स्वैच्छिक संघ के गठन का मार्ग उपनिवेशों को अभिन्न से अलग करने के माध्यम से जाता है। उपनिवेशों के स्वतंत्र राज्यों में परिवर्तन के माध्यम से संपूर्ण साम्राज्यवादी। इसलिए शासक राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली, जापान आदि के समाजवादियों के प्रभुत्वशाली राष्ट्र अंधराष्ट्रवाद के खिलाफ एक जिद्दी, निरंतर और दृढ़ संघर्ष की आवश्यकता है, जो अपनी साम्राज्यवादी सरकारों से लड़ना नहीं चाहते हैं, जो अलगाव के लिए, उत्पीड़न से मुक्ति के लिए अपने उपनिवेशों में उत्पीड़ित लोगों के संघर्ष का समर्थन नहीं करना चाहते हैं। ऐसे संघर्ष के बिना शासक राष्ट्रों के श्रमिक वर्ग को सच्चे अंतर्राष्ट्रीयता की भावना में
आश्रित देशों और उपनिवेशों की मेहनतकश जनता के साथ घनिष्ठ संबंधों की भावना में, सर्वहारा क्रांति की वास्तविक तैयारी की भावना में शिक्षित करना अकल्पनीय। रूस में क्रांति विजयी नहीं होती और कोल्चुक और डेनिकिन को कुचला नहीं गया होता अगर रूसी सर्वहारा को पूर्व रूसी साम्राज्य के उत्पीड़ित लोगों की सहानुभूति और समर्थन नहीं मिलता। लेकिन इन लोगों की सहानुभूति और समर्थन हासिल करने के लिए सबसे पहले उसे रूसी साम्राज्यवाद की बेड़ियां तोड़नी होंगी और इन लोगों को राष्ट्रीय उत्पीड़न के बंधन से मुक्त कराना होगा। इसके बिना सोवियत सत्ता को मजबूत करना, वास्तविक अंतर्राष्ट्रीयता को लागू करना और लोगों के सहयोग के लिए उस उल्लेखनीय संगठन का निर्माण करना असंभव होता जिसे सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ कहा जाता है और जो भविष्य में लोगों के संघ का जीवित प्रोटोटाइप है। एक एकल विश्व आर्थिक प्रणाली। इसलिए उत्पीड़ित देशों में समाजवादियों के राष्ट्रीय अलगाववाद, संकीर्णता और अलगाव के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है, जो अपनी राष्ट्रीय संकीर्णता से ऊपर उठना नहीं चाहते हैं और जो अपने देशों में मुक्ति आंदोलन और सर्वहारा आंदोलन के बीच संबंध को नहीं समझते हैं। शासक देशों में ऐसे संघर्ष के बिना यह समझ से परे है कि उत्पीड़ित राष्ट्रों का सर्वहारा साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने की लड़ाई में, आम दुश्मन को उखाड़ फेंकने की लड़ाई में शासक देशों के सर्वहारा वर्ग के साथ एक स्वतंत्र नीति और अपनी वर्ग एकजुटता बनाए रख सकता है। ऐसे संघर्ष के बिना अंतर्राष्ट्रीयतावाद असंभव होगा। ये वह तरीका है जिससे प्रभुत्वशाली और उत्पीड़ित राष्ट्रों के मेहनतकशों को क्रांतिकारी अंतर्राष्ट्रीयता की भावना में शिक्षित किया जाना चाहिए। श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीयता की भावना से शिक्षित करने के कम्युनिज्म के इस दोहरे कार्य के बारे में लेनिन क्या कहते हैं? क्या ऐसी शिक्षा महान उत्पीड़ित राष्ट्रों और छोटे उत्पीड़ित राष्ट्रों, कब्जे वाले देशों और कब्जे वाले राष्ट्रों में ठोस रूप से समान हो सकती है? स्पष्ट रूप से नहीं। एक लक्ष्य का मार्ग, पूर्ण समानता, निकटतम संबंधों और सभी राष्ट्रों के बाद के एकीकरण, स्पष्ट रूप से यहाँ प्रत्येक ठोस मामले में अलग अलग मार्गों से आगे बढ़ता है। उसी तरह हम कहते हैं मार्ग के रूप में किसी दिए गए पृष्ठ के मध्य में एक बिंदु एक किनारे से बाईं ओर और विपरीत किनारे से दाईं ओर स्थित है। यदि एक महान उत्पीड़क कब्जे वाले राष्ट्र से संबंधित एक सामाजिक लोकतंत्रवादी सामान्य रूप से राष्ट्रों के एकीकरण की वकालत करते हुए, हमें एक पल के लिए भी भूल जाना चाहिए कि उसका निकोलस द्वितीय, उसका विल्हेम जॉर्ज पोनकारे इत्यादि भी छोटे राष्ट्रों के साथ एकीकरण के पक्ष में हैं। विलय के माध्यम से निकोलस द्वितीय गैलिसिया के साथ एकीकरण के पक्ष में है, बेल्जियम आदि के साथ एकीकरण के लिए विल्हेम द्वितीय ऐसा सामाजिक लोकतंत्र सिद्धांत में एक हास्यास्पद सिद्धांतकार और व्यवहार में साम्राज्यवाद का समर्थक होगा। उत्पीड़ित देशों में श्रमिकों की अंतर्राष्ट्रीयतावादी शिक्षा में जोर देने का महत्व आवश्यक रूप से उत्पीड़ित देशों के लिए अलगाव की स्वतंत्रता की वकालत करने और उसे बनाए रखने में शामिल होना चाहिए। इसके बिना कोई अंतर्राष्ट्रीयवाद नहीं हो सकता है। प्रत्येक सामाजिक के साथ व्यवहार करना हमारा अधिकार और कर्तव्य है। एक दमनकारी राष्ट्र का डेमोक्रेट जो साम्राज्यवादी और बदमाश के रूप में ऐसा प्रचार करने में विफल रहता है। यह एक पूर्ण मांग है, भले ही समाजवाद की शुरुआत से पहले अलगाव की संभावना संभव और व्यवहारिक हो, 1000 में से एक हो। दूसरी ओर, एक छोटे राष्ट्र से संबंधित एक सामाजिक लोकतंत्रवादी को अपने आंदोलन में हमारे सामान्य सूत्र के दूसरे शब्द पर जोर देना चाहिए, राष्ट्रों का स्वैच्छिक संघ। वह एक अंतर्राष्ट्रीयवादी के रूप में अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किए बिना इसके पक्ष में हो सकता है, या तो उसके राष्ट्र की राजनीतिक स्वतंत्रता या उसके पड़ोसी राज्य X, Y, Z आदि में शामिल होना, लेकिन सभी मामलों में उसे छोटे राष्ट्र की संकीर्णता, अलगाववाद और अलगाव के खिलाफ लड़ना होगा। उसे समग्र की मान्यता के लिए लड़ना होगा और सामान्य विशेष के हितों को सामान्य के हितों के अधीन करने के लिए। जो लोग इस प्रश्न पर गहराई से नहीं गए हैं वे सोचते हैं कि उत्पीड़ित राष्ट्रों के सामाजिक डेमोक्रेट्स में अलगाव की स्वतंत्रता पर जोर देने में विरोधाभास है, जबकि उत्पीड़ित राष्ट्रों के सामाजिक डेमोक्रेट्स संघ की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। हालांकि थोड़ा सा प्रतिबिंब दिखाएगा कि दी गई स्थिति से अंतर्राष्ट्रीयतावाद और राष्ट्रों के समामेलन की ओर जाने वाला कोई अन्य मार्ग नहीं है और न ही हो सकता है। इस लक्ष्य तक कोई अन्य मार्ग